नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। कुछ महीनों पहले उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। इसके कुछ दिन बाद वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इम्यूनिटी लेवल कम होने के चलते डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। वाजिद खान के आकस्मिक निधन से बॉलीवुड गलियारों में शोक की लहर है। सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर वाजिद खान के जाने पर दुख जता रहे हैं। बता दें कि वाजिद खान सलमान खान के करीबी थे। उन्होंने सलमान खान की कई फिल्मों के गाने कंपोज किए थे। वर्क फ्रंट पर वाजिद खान ने आखिरी म्यूजिक कंपोजिशन अपने चहेते सलमान खान के लिए ही की थी। ईद पर रिलीज हुआ सलमान खान का गाना भाई भाई साजिद और वाजिद की जोड़ी ने मिलकर कंपोज किया था। ईद के मौके पर साजिद वाजिद के गाने ने समाज में भाईचारे का संदेश दिया था। गाने को सलमान खान ने अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर शूट किया था। आज बहुत ही दुख का दिन चढ़ा है, क्योंकि हमारे प्यारे, हमारे हर दिल अजीज म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और अपने काम में गुनी इंसान वाजिद भाई हम में नहीं रहे। इतना बड़ा नुकसान, एक और इतना बड़ा नुकसान के जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, उनका दुख जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ ही जाएगा। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज 5वें चरण की शुरुआत हो रही है, जिसे अनलॉक 1 नाम दिया गया है। इसके तहत कई तरह की छूट आज से देश भर में लागू होंगी और लॉकडाउन की सख्ती सिर्फ कोरोना से प्रभावित कंटेनमेंट जोन तक रह जाएगी। दूसरी ओर देश में कोरोना के मामलों की संख्या अब तक 1.90 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में सोमवार से अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। इसके तहत तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो गया है। यूपी रोडवेज ने लगभग 7,500 बसों को सड़कों पर उतारा है। जाहिर सी बात है कि इससे लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत मिलेगी। यूपी एसआरटीसी के एमडी राजशेखर खुद मौके पर पहुंचकर स्थितियों का निरीक्षण किया। उन्होंने लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर पहुंचकर बसों के संचालन की स्थितियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र के दूरवर्ती इलाकों के ऐसे स्कूलों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए खोला जा सकता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और जो कोरोना वायरस महामारी से अप्रभावित है। ये बात रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया शैक्षणिक वर्ष जून में शुरू होना चाहिए, जैसा सामान्य समय में होता है। उन्होंने राज्य में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को विकसित और मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को रविवार को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है, जिन्हें सोमवार तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। अब इस आदेश के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अब भारतीय दूतावास के अधिकारी को समन भेजा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के इस एक्शन का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया है और कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की ओर से वियना संधि का उल्लंघन किया गया है, जो कि द्विपक्षीय रिश्तों में खलल डाल सकता है। पाकिस्तान सरकार कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अपने पुराने विदेशी कर्जों के भुगतान और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए पाक सरकार वित्त वर्ष 2020-2021 में कुल $15 अरब का लोन लेने की योजना बना रही है। यह किसी एक साल में पाकिस्तान द्वारा लिए जाने वाले सबसे ज्यादा कर्ज होगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने वहां के समाचार पत्र दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि वित्त वर्ष 2020-2021 में करीब $15 अरब के विदेशी कर्ज में से करीब $10 अरब का इस्तेमाल पुराने मैच्योर हो रहे कर्ज के भुगतान में किया जाएगा। चीन और भारत के बीच संबंधों में तनाव लगातार बना हुआ है। चीन ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि उसे चीन अमेरिका विवाद से दूर रहना चाहिए। चीन ने भारत को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि इसमें दखल देने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन और अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बाद से शुरू हुआ यह विवाद दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कहा कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत सरकार को इस कोल्ड वॉर में एक पक्ष के समर्थन में खड़ा होने के लिए कह रही है, जिससे इस स्थिति का वे लोग भी फायदा उठा सकें। ऐसी शक्तियां भारतीय सरकार के आधिकारिक स्टैंड से संबंध नहीं रखती हैं और चीन के बारे में गलत सूचनाएं और अफवाह फैला रही है।
अगर स्पष्ट कहा जाए तो चीन अमेरिका विवाद में भारत का फायदा बेहद कम लेकिन नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। इसी के चलते मोदी सरकार इस कठिन परिस्थिति के साथ काफी समझदारी के साथ निपट रही है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा को लेकर बीते 26 दिनों से तनाव जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन के रवैये में बदलाव नहीं आ रहा है। लिहाजा भारत ने मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीर से सेना और आईटीबीपी के जवानों को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार चीन की सेना की बराबरी के लिए गलवान घाटी में भारतीय जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। सेना में एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर एलओसी से एलएसी में जवानों की शिफ्टिंग हुई है। कमांड और कॉपरेशन लेवल पर कुछ फोर्स को रिजर्व भी रखा गया है। स्थिति को देखते हुए इन्हें तैनात किया जाएगा। सैनिकों को सड़क और हवाई रास्ते से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना पर कुछ दबाव बनाने के लिए भेजा जा रहा है। अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में बर्बरता के बाद हुई मौत के बाद अमेरिका में जारी प्रदर्शन की जांच अब व्हाइट हाउस पहुंच गई है। बीते शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाद बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षा के मद्देनजर बंकर में ले जाया गया। मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ अचानक आ जाने से व्हाइट हाउस में भगदड़ मच गई, जिसके बाद ट्रंप को भी बंकर में छुपाना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के बाहर स्थिति संभालने तक ट्रंप को बंकर में रखना पड़ा। ट्रंप करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंकर में रहे थे। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति के पूरे परिवार को ऐसी स्थिति में बंकर में शिफ्ट कर दिया जाता है।